तो आज हम अपना पहला हेड स्टार्ट करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। शुरुआत करेंगे हम अपने हेड्स से, क्योंकि ये जो पांचों हेड है ना, 50 नंबर में से आपके 40 नंबर ये हेड ही आता है। ये 5 हेड्स मिलकर के ही आपका पूरा पेपर बनाते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले और सबसे बेसिक हेड से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आपको लिखना स्टार्ट करना है। अब आप हेडिंग लगाइए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, हम सबसे पहले अब इनकम निकालना सीखेंगे। और इनकम कैसे फाइंड होती है? हेड्स से। उस हेड्स में, पांचों हेड्स में सबसे छोटा और सबसे इजी हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इसे सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये आपका कंफर्म मिनिमम 7 मार्क्स का आता है। मिनिमम 7 मार्क्स, 100% आपको सेकंड का बी वाला क्वेश्चन ये मिल जाएगा, या फिर थर्ड का ए। क्वेश्चन नंबर भी फिक्स है, या तो सेकंड का बी या फिर थर्ड का ए। हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होता है, 7 मार्क्स का आता है। इसके अलावा 1-2 एमसीक्यू आ जाएं तो बात अलग है, बट ये तो 7 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 100% आता है। आज तक कोई अटेम्प्ट ऐसा नहीं निकला जिसमें हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं आया हो। तो इतना इंपॉर्टेंट है और काफी छोटा हेड है, सबसे इजी है इसकी कंप्यूटेशन करना। ठीक है, इसमें लिखे हम सेक्शंस कौन से पढ़ने वाले हैं, 22 से 27। अच्छा, डीटी में ना एक और डर बनाया जाता है स्टूडेंट्स में, बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, आपको पढ़ने हैं, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। जो पढ़ना है, जो तो पढ़ना है, क्या करें? अब वो क्लास में लिखते लिखते कंटिन्यूअसली रोज बोलते बोलते आपको अल्टीमेटली याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको सेक्शंस याद हो जाएंगे खुद से, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि हम हर चैप्टर की बिगनिंग में पहला पेज सेक्शंस का ही बनाएंगे। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी है सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 27। अब ये 22 से 27 क्या क्या अलग अलग चीजों के बारे में बात करता है वो लिखेंगे। सबसे पहला सेक्शन 22। सेक्शन 22 है बेसिस ऑफ चार्ज। हर हेड का जो पहला सेक्शन है ना, वो होता है चार्जिंग सेक्शन। क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन। अब ये चार्जिंग सेक्शन क्या भला है? चार्जिंग सेक्शन वो भला है जो आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर हेड में इनकम कब आएगी। चार्जेबिलिटी। अगर चार्जिंग सेक्शन की कंडीशंस पूरी होगी ना, तो ही आपको उस हेड में इनकम कंप्यूट करनी है, वरना नहीं करनी है। मतलब अगर आपने सेक्शन 22 फुलफिल करा तो ही आप हाउस प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन करोगे, वरना नहीं करोगे। अगर सेक्शन 22 की आपने कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो तो। ऐसे हर हेड का अपना चार्जिंग सेक्शन है। सैलरी का अपना चार्जिंग सेक्शन है, पीजीबीपी का खुद का अलग चार्जिंग सेक्शन है, हाउस प्रॉपर्टी का है, कैपिटल गेन का है, और अदर सोर्सेज का भी है चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन मतलब आपका फर्स्ट सेक्शन जो ये बताएगा कि इस हेड में क्या है और क्या आप इस हेड में आते हो या नहीं आते हो। क्योंकि सबसे पहले यही जानना जरूरी है ना। आप एक बुक पढ़ते हो तो सबसे पहले उस बुक का नाम होता है ना कि ये कौन से सब्जेक्ट की किताब है। डायरेक्ट टैक्स की किताब है भाई,
उठाओ, पढ़नी है तो पढ़ो, नहीं पढ़नी तो साइड रखो, ऐसा। किताब के आपको फर्स्ट फ्रंट पेज से पता लग जाना चाहिए, वही चार्जिंग सेक्शन, वही फ्रंट पेज होता है, ठीक है। तो पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 22। नेक्स्ट एनुअल वैल्यू, नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं एनुअल वैल्यू का, सेक्शन 23। एनुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पे आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स देना होता है, ठीक। फिर हमें कुछ डिडक्शंस मिलती है, कुछ छूट मिलती है इस हेड के अंदर, वो हम देखेंगे सेक्शन 24 में। सेक्शन 24 में आती है डिडक्शंस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शंस। ये दो पार्ट्स में है वैसे, एक है 24A और एक है 24B। 24A होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन और 24B होती है इंटरेस्ट की डिडक्शन। ठीक है, सेक्शन 24 तक लिख लिया सबने। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पेड आउटसाइड इंडिया। आप इंडिया के बाहर किसी को ब्याज का पैसा दे रहे हो, कौन सा ब्याज? जो आपने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया था उसका ब्याज। आज सपोज से एग्जाम्पल, शविका जो है वो यूएस में रहती है, ठीक है। मोहित ने शविका से लोन लिया घर बनाने के लिए, लोन ले सकता है वो, कोई मना नहीं है कि आप किसी बाहर के इंसान से लोन नहीं ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो अगर आपने लोन लिया, अब आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे। शविका ने लोन दिया, इंडिया में हो रहे किसी काम के लिए, तो क्या शविका को इंडिया से कोई लेना देना है? बिल्कुल है। जमीन, वो जो घर है वो कहां है? इंडिया में है, तो मतलब तो डेफिनेटली है। शविका को टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करेगा मोहित, जो 1 लाख 2 लाख जितना भी इंटरेस्ट देगा ना, वो इंटरेस्ट कब देगा? उस पे टीडीएस काटने के बाद में, तब देगा, ठीक है। वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे, सेक्शन 25 के अंदर। टैक्स डिडक्ट कर लिया ना आपने, ठीक है। फिर उसके बाद रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। कुछ कुछ रेंट ऐसा भी तो होता है जो डूब गया। भाई टेनेंट गया, बोल के तो गया था गांव जा रहा हूं, घर जाकर के आता हूं जरा 2 महीने में, और वो तो ऐसा फरार हुआ अपना सारा का सारा सामान वगैरह सब लेकर के कि दोबारा आया ही नहीं। तो वो क्या हो गया आपका? अनरियलाइज रेंट। अब उस अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हो गई, और वो रिकवरी हम कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं? 25A में। वो जो किराएदार था उसका मन बदल गया, उसके मन में थोड़ी सी इंसानियत जाग गई, उसने आपका पैसा वापस कर दिया। वो किराए का पैसा जो वो पहले खा गया था वो वापस कर दिया उसने, तो वो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। एंड अरियर ऑफ रेंट। देखिए, इनकम टैक्स के अंदर अरियर शब्द का मतलब क्या होता है? वैसे आप अरियर का मतलब क्या समझते हो? डूब गया, वो तो बैड डेट होता है। बकाया, अरियर मतलब जो अभी बचा है आपका, ठीक है। देखिए, अब इस केस में अरियर कैसे आएगा? बचा हुआ आपका रेंट, वो तो अनरियलाइज रेंट पे अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो अरियर वाले रेंट का मतलब क्या होता है? आज सपोज कोई स्कूल था, उस स्कूल का रेंट जो है वो हमने बढ़ाया 17/7/24 से। उस स्कूल से आप जो भी रेंट ले रहे हो ना, वो रेंट आपने इंक्रीज कर दिया। कौन सी तारीख से? 17 जुलाई 24 से आपने रेंट बढ़ा दिया
इंक्रीज्ड बाय 2000 पर मंथ। आप हर महीने कितना रेंट बढ़ा दिया आपने? 2000 रुपए। और ये बोला कि ये जो पैसा बढ़ा है ना, ये इफेक्ट होएगा इफेक्टिव फ्रॉम 17/7/22। पास्ट में चले गए ना हम, 22 में चले गए। देखो ये जो 2000 का बढ़ा हुआ रेंट है, ये मैं कब से इफेक्टिव कर रही हूं? 2022 से। क्या इस बात पे थोड़ा सा बहस होगी? डेफिनेटली होगी। जो स्कूल का ओनर है वो तो बोलेगा ना, मैं क्यों बढ़ा हुआ रेंट अब दूं, आपको इंक्रीज करना था तो तब करना चाहिए था। ठीक है, जिस चीज पे डिस्प्यूट आता है वो चीज कहां जाती है? कोर्ट पे जाती है। कोर्ट पे गया, आपका डिसीजन आया, और डिसीजन आया लैंडलॉर्ड के फेवर में कि स्कूल को इंक्रीज्ड रेंट पे करना है। कब से? पिछले 2 साल का भी पे करना है। तो ये जो पिछले 2 साल का रेंट है ना, इसे बोला जाएगा अरियर ऑफ रेंट। ये जो 2 इयर्स का रेंट होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? अरियर ऑफ रेंट। हर जगह अरियर ऑफ रेंट, अरियर ऑफ सैलरी, दोनों का मीनिंग सेम है। अरियर का मतलब इनकम टैक्स में क्या होता है? वो बचा हुआ पैसा जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ा था। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब पहले का इफेक्ट। आप आज कोई चीज लागू कर रहे हो और ये बोल रहे हो कि ये कब से लगेगी? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगेगी, मतलब किसी पिछले साल से लागू होगी। कोई प्रीवियस टाइम से ये चीज अब तक लागू होगी। पहले तक की जो चीजें थी अब उसे चेंज करो और नया फॉलो करो। इसका मतलब ये है, अब स्कूल को 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, दैट मीन्स 1 साल का कितना हो गया आपका? 12 होता है 1 साल का, 24 होगा। ठीक है, आपको अब 24 1 साल का और 24 1 साल का 48 आपको क्या करना है? पेमेंट्स इसको लैंडलॉर्ड को करना है। ये 48 क्या होगा? अरियर ऑफ रेंट होगा। समझे कॉन्सेप्ट अरियर का? क्लियर? एकदम क्लियर। अरियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट में एक तरह से बैड डेट ही हुआ ना, जब पैसा वापस नहीं मिलेगा। हाँ, बैड डेट वैसे एक्चुअली डेटर्स के लिए बोलते हैं। बैड डेट जो होता है वो आपका डेटर पे होता है, और डेटर हम किसे बोलते हैं? जिसे हमने कोई सामान क्रेडिट पे बेचा हो। डेटर हम सेल के लिए रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल के लिए। वही रेंट इज नॉट अ क्रेडिट सेल, तो इसीलिए बैड डेट वर्ड यूज नहीं करेंगे। फीलिंग्स में बैड डेट है, भावनाओं से बैड डेट होगा, पर शब्द बैड डेट नहीं होता है। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग एंड अरियर। नो, आउटस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी पता होता है, ये चीज मेरी ड्यू हो गई है, मुझे पे करनी है। यहां तो पता ही नहीं था ये बढ़ा देगा और कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा, ये तो पता ही नहीं था ना हमें। इसलिए अकाउंट्स में दोनों एक बराबर है, यहां अलग है। इनकम टैक्स और अकाउंट्स अलग अलग चलते हैं। अकाउंट्स कुछ बोलेगा, इनकम टैक्स कुछ बोलेगा। हो सकता है कभी दोनों एक बात पे एग्री कर जाएं, लेकिन आप अकाउंट्स को इनकम टैक्स से अलग रखेंगे। ठीक है, तो वो अरियर ऑफ रेंट की जब रिकवरी होगी वो भी किस में टैक्सेबल होगी? 25A में, सेम एज अनरियलाइज्ड रेंट। फिर हम पढ़ते हैं को ओनरशिप। एक घर 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर के खरीदा है, तो वहां पर चीज आ जाती है को ओनरशिप की। वो आएगा आपका 26 में। तो किसके लिए कितना टैक्सेबल करें वो हम कंप्यूटेशन कहां सीखेंगे? को ओनरशिप के अंदर। एंड लास्ट, डीम्ड ओनर। मतलब आज सपोज शविका घर खरीद रही है, खुद के नाम पे नहीं खरीद रही, असेसी यही है, लेकिन इसने घर खरीदा किसके नाम पे? अपने हस्बैंड के नाम पे, स्पाउस के नाम पे, या फिर अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे। थोड़ा ज्यादा ही माइनर हो गया,
माइनर चाइल्ड के नाम पे घर खरीदा है इसने, तो ऐसी कुछ चीजों को डीम्ड ओनर बोला जाता है। वो जो इसका स्पाउस है ना, शफीका बोलती कि मेरा तो घर ही नहीं है, उसका है, उसको धरो तुम, तो लेके जाओ, बढ़िया हेडेक टलेगी। ठीक है, तो इनकम टैक्स बोलता है ना ना ना, अभी तुमने शादी करी ना, शादी करी तो तुम दोनों एक, तो वो डीम्ड ओनर कहलाएगा। और डीम्ड ओनर है तो टैक्स चाहे ये भरे चाहे वो भरे, भाई पैसा तो वो ला करके शफीका को ही दे रहा है ना। अब आगे घर खर्च कम मिलेगा तो चिक चिक तो शफीका ही करेगी। घर खर्च कम हो गया तो बोला तो और खरीद मेरे नाम पे प्रॉपर्टी, किसने बोला था, अब मुझे टैक्स तो भरना पड़ेगा। तो ये डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट सिंपली कहने का मतलब है कि आप अपने नाम पर ना लेकर के आप घर किसी और के नाम पे ले रहे हो, और वो जो कोई और है वो आपका रिलेटिव है। वो अलग केस है, वो दो प्रॉपर्टी का इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये अभी आपको क्लियर हुआ को ओनरशिप एंड डीम्ड ओनर। डीम्ड शब्द का मतलब क्या होता है, मान लेना। तो हम आपको ओनर मान लेंगे, आप ओनर नहीं हो, आप रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, रजिस्टर्ड ओनर कौन है, शविका का हस्बैंड, तो शविका क्या हो जाएगी, डीम्ड ओनर। ठीक है, ये सेक्शंस का एक बेसिक ओवरव्यू क्लियर है आपको, एकदम क्लियर। ठीक है, ओके, आज यही देखेंगे। अब कल हम इसका चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे कि चार्जिंग सेक्शन यानी कि सेक्शन 22 बोलता क्या है। ठीक है, थैंक यू।